assembled today, and the country today is looking forward to resetting of the health agenda. The holistic health has to become a national movement which unites the mind, body and spirit. It's a great privilege for us that you're all here, and above that, it's a great honor to welcome on the dais and in our gracious presence, most respected Honorable Shri Akhilesh Yadav ji, former Chief Minister of Uttar Pradesh, 5 times Member of Parliament, and the Chief Minister of Uttar Pradesh, National President, Samajwadi Party. Most welcome, sir. It's a great honor. Please welcome, sir. I also request Shri Alok Ranjan ji, former Chief Secretary, Uttar Pradesh, to please join us on the stage. And now I'd like to request Shri Rajiv Rai Sahab to please come and welcome the Honorable National President on the dais. Dear friends, once again I welcome you, and as I told you in the previous session that this super session we are privileged to have one of the most visionary leader in the country, Shri Akhilesh Yadav ji, who has been the Chief Minister of UP, 5 times MP and National President of Samajwadi Party. When I say that most visionary leader, again I repeat that I do not say because he is our leader, but I have seen him with very close circuit. When he was the CM, whatever issues we were addressing, preventive medicine, or as I gave an example, जब हमारे यहाँ लोग बीमार होते थे तो जो साइकोलॉजिकल फियर होता था कि इलाज कैसे कराएंगे, ही वाज द वन चीफ मिनिस्टर. ही इंश्योर्ड दैट कोई भी गरीब का बच्चा, गरीब का फैमिली मेंबर, इवन इफ एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इट विल कॉस्ट, गवर्नमेंट विल बियर. नॉट दैट ओनली समाजवादी एम्बुलेंस सेवा. मैं बोल रहा था कि सांप के काटने से नहीं, सांप के काटने के दहशत से लोग मरते हैं. तो अगर इलाज के अभाव में, इलाज का टेंशन हो कि अगर कुछ हो जाए तो मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा, तो उसके दहशत से भी लोग बीमार पड़ जाते थे. ही इंश्योर्ड दैट अगर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई कि कभी बीमार पड़ जाए तो 108 नंबर पर फोन कर देना, पड़ोसी आएगा नहीं आएगा, रिश्तेदार आएगा नहीं आएगा, लेकिन समाजवादियों की एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर होगी और इलाज करा के भेजेगी. ऐसे में once again from very court of heart and from all of you, I welcome the most visionary leader, Shri Akhilesh Yadav ji, and hope that you will get answer of all your questions. Abhishek ji, you can continue. Can I also request Dr. Rajiv Rai ji to please welcome him with a bouquet, please. I also request you to welcome Shri Alok Ranjan ji, former Chief Secretary. Thank you, Rajiv Rai Sahab. With your permission, we can start. So, thank you so much. मैं अपनी बात शुरू करता हूं, सर. आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद. आज के सेशन में हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आज का सेशन का टॉपिक होलिस्टिक हेल्थ है. तो होलिस्टिक हेल्थ क्यों चुना आपने? होलिस्टिक का जो शब्द ऐड हुआ आज समिट में, आपके उस पे हमेशा आप इस बारे में बात भी करते हैं. एज ए चीफ मिनिस्टर भी आपने हमेशा कहा प्रिवेंशन गरीब आदमी के लिए जरूरी है. व्हाई होलिस्टिक हेल्थ? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके आने से और आपके विचारों से ये कार्यक्रम हमारा सफल हो रहा है. इसके साथ साथ मैं डॉक्टर अलका दहिया जी, डॉक्टर पंकज भारती जी, उनका विशेष धन्यवाद दूंगा, जिनके विचारों से और क्योंकि वो इस फील्ड के हैं,
तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होगी। मैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आपने कहा सर, कि होलिस्टिक हेल्थ, ये हॉलिस्टिक हेल्थ का टॉपिक हम लोगों ने क्यों चुना, इधर हम लोग देख रहे हैं लोग केवल बीमारी और इलाज के साथ साथ मनोभाव, वेलनेस की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी बनता है किसी सरकार के लिए और एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए कि इस विषय पर होलिस्टिक अप्रोच क्या हो उस दिशा में, और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो। हेल्दी लाइफस्टाइल होने से हमें कितना स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा उस दिशा में हम लोग, इसलिए हॉलिस्टिक हेल्थ का, क्योंकि जहां हॉलिस्टिक हेल्थ की जब हम बात करें तो हॉलिस्टिक हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ में आपकी फिटनेस है, आपका हेल्दी हाइजीन फूड हैबिट्स हैं, जी, भोजन क्या कर रहे हैं, क्या आप भोजन क्या कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं आप, साउंड मेंटल हेल्थ, अच्छा, आपका पॉजिटिव सोशल सपोर्ट कितना है, आपका कंडीसिव वर्क लाइफ बैलेंस कितना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम काम के बोझ की वजह से बहुत सी चीजों को इग्नोर कर रहे हों, और हैप्पी वर्किंग कंडीशंस कैसी हों, और घरों का शांतिपूर्ण माहौल कैसा हो। अगर शांतिपूर्ण माहौल है तो हम, और हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है। इसलिए हॉलिस्टिक हेल्थ का फोकस किया हम लोगों ने, जी, जिससे सबका जीवन सही मायनों में हेल्दी बन सके राइट, और उसको हेल्दी बनाया जाए। जी, ये समय समय पे हमने देखा है हमारी हेल्थ सर्विसेज फेल हो जाती हैं। जी, ये जब हेल्थ सर्विसेज फेल होती हैं तो आपकी मेडिकल सर्विसेज शुरू हो जाती हैं। जी, जागरूक जनता ये समझे कि हेल्थ प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट नहीं, और मेडिकल क्यूरेटिव कॉन्सेप्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए होलिस्टिक हेल्थ पर अगर हम फोकस करेंगे अच्छा, तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, और जब बीमार कम पड़ेंगे तो हमारा देश और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इसलिए पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करने के लिए और हॉलिस्टिक हेल्थ का ही टॉपिक हम लोगों ने चुना है। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आप प्रिवेंटिव वर्सेस क्यूरेटिव, कि ट्रीटमेंट को हेल्थ नहीं कहा जा सकता, उसको बचाव करके और माइंड बॉडी सोल के बैलेंस को बना करके। आपसे अगर मैं पूछूं कि सिंपल डेफिनेशन जो आम सब लोग समझें, दूर दूर तक आपको करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में देख रहे होंगे आज, वो क्या भाषा है, क्या शब्द है आपके, डेफिनेशन क्या है होलिस्टिक हेल्थ की? होलिस्टिक हेल्थ को अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में समझें तो तन मन और वातावरण, तन मन वातावरण, तन मन वातावरण अगर हमारा अच्छा है, तीनों फिट होने चाहिए, तीनों फिट हैं, तो हमारा हेल्थी स्टेटस, हेल्थ बैलेंस जी, और हॉलिस्टिक हेल्थ अच्छी होगी, और वही हमारे वेलनेस और टोटल वेलबींग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वातावरण से क्या क्या आपका मतलब? वातावरण में तो बहुत कुछ आएगा, आप किन किन चीजों को जोड़ रहे हैं वातावरण में? क्योंकि अगर हम जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहते हैं, हम उन वातावरण को जोड़ें। मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा ऑफिस का वातावरण कैसा है, जी, हम क्योंकि घर में रहते हैं तो वातावरण में घर, ऑफिस, परिवार का, हमारा दुकान, फरार, फैक्ट्री के जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस है। सब आप कई बार आप जहां रहते हैं उसके अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, या माहौल कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो आधुनिक समय है, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कौन सा क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है? आजकल समय जो आधुनिक समय है उसमें बहुत सी ऐसी निगेटिविटी आती है, तो कई बार हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम सुबह उठें और किस व्हाट्सएप से जुड़े हुए हम लोग हैं, वो भी बड़ा असर डालता है आप पर। आपका सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्या है, जी, साथ ही साथ नेचर और वेदर, क्लाइमेट जो है वो भी असर डालता है। अब मान लीजिए पॉल्यूशन है, दिल्ली जैसी जगह है जहां पर देखिए AQI क्या है, और उस वातावरण में आप कितना हेल्दी रह सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले
हम लोगों ने खबरें पढ़ी और इंदौर का जो मसला है, जिस इंदौर को हम लोगों ने न जाने कितनी बार ये देखा होगा कि उसको प्राइज मिलता था। वो शहर वो है जिसको अवार्ड मिलता था, और उसी अवार्ड पाने वाली सिटी में सोचिए पीने के पानी की स्थिति क्या है। तो जो पॉल्यूशन है, और तरह तरह के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, आपका सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। और ये सभी जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सब हमारी हेल्थ पे असर डालते हैं। तो आपने पोल्यूशन की बात की कि सही बात है, अगर हवा और पानी ही खराब होगा तो हम कितना उसमें स्वास्थ्य में अपना ठीक रख पाएंगे। बट आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, व्हाट्सएप ग्रुप का माहौल कैसा है, कि सुबह उठ करके आदमी क्या पढ़ रहा है, क्या, तो उन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तभी होलिस्टिक हेल्थ हो पाएगी। सर, आपके हिसाब से अगर हम होलिस्टिक हेल्थ को और गहराई में समझना चाहें, मल्टीपल वेरिएट्स, आपने यहाँ हेल्थ की बात की, पोल्यूशन की बात की, पानी की बात की, मेंटल की बात की, ऑफिस की, अस्पताल, सब चीजों की आपने बात की, इनको अगर डिटेल में समझना चाहें तो वो क्या है होलिस्टिक हेल्थ? मैं समझता हूं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी कुछ बताया होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग समझ सकते हैं, तो कई इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, या यूं हम कहें कि इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं। मान लीजिए फिजिकल, जिसमें आप को कितना सोना है। कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप सही सो रहे हैं, आपको अच्छी स्लीप मिल रही है, तो आप वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। और मुझे याद है एक बहुत जानकार और एक्सपर्ट वो राय दे रहे थे मुझे, और उन्होंने एक सुझाव दिया कि देखिए, आप एक गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी का चलने का पूरा डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसी देखभाल करता है। राइट। उस गाड़ी की बॉडी का ख्याल ड्राइवर कितना रखता है। लेकिन ये शरीर, ये जो बॉडी है, ये आपकी है, और इस बॉडी के ड्राइवर भी आप ही हैं। तो जैसा आप ड्राइव करेंगे, जैसा आप इस बॉडी को चलाएंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो फिजिकल, आप कितने घंटे सो रहे हैं, हालांकि लोग कहते हैं, डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा घंटे बताते हैं सोने का। मुझे नहीं पता कि कितने घंटे बताए होंगे आपने सोने का। अभी डॉक्टर पंकज भारती ने भी इस बारे में काफी डिटेल में बात रखी थी सर। लेकिन कुछ वेलनेस सेंटर्स ऐसे हैं जो आपका खाना ऐसा देते हैं कि आप कई घंटों सोइए। आप इमोशनल हेल्थ एस्पेक्ट है, ये आप इमोशनल हेल्थ है आपकी जी। आप किस तरीके से कुछ चीजों को फेस कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ है, आप सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है आपका जी, स्पिरिचुअल उस एस्पेक्ट को कितना आप समझते हैं, कितना गहराई से उसको लेते हैं आप। एक एनवायरमेंटल फैक्टर है आपका जी, जो मैंने पहले कहा, और वही क्लीन एयर और क्लीन वाटर, क्योंकि जितना एनवायरमेंट साफ सुथरा होगा उतना हमारे हेल्दी हम लोग रहेंगे। फिर ऑक्यूपेशनल फाइनेंशियल इशू है, एक एस्पेक्ट वो भी है कि अगर आप सर्वाइवल मोड में ही हमेशा हैं, तो आप कितना हेल्दी रह पाएंगे। अगर आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं तो वो आप कितना अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। ठीक बात। अगर सर्वाइवल यही चिंता है कि खाना कहां से आएगा, तो नींद कैसे आएगी, तो नींद आएगी ही नहीं सर। तो आपने जब सारी चीजें लिस्ट की, इकोनॉमी, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हेल्थ, पर्पस, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, इन सबको अगर आप देखें, आप असेस करें, आपको आप उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, रोज आपसे लोग मिलते हैं, 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, आपको क्या लगता है आज की तारीख में हमारा हेल्थ सिस्टम कहां खड़ा है, खासकर होलिस्टिक हेल्थ के नजरिए से अगर हम देखें? क्योंकि हमारा समिट आज विजन इंडिया, आपका जो विजन है वो होलिस्टिक हेल्थ पे है, आपके असेसमेंट हम कहां खड़े हैं? जब हम अपने इतने बड़े देश को देखें, और यूपी के आंकड़े तो दूसरे तरह के होंगे, लेकिन भारत के आंकड़े अगर हम देखें होलिस्टिक हेल्थ पर, तो मुझे लगता है 30% के आसपास ही हम लोग ध्यान दे पा रहे होंगे। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, पीएससी, सीएससी का, डॉक्टर का स्टाफ देखें कितना है, कितनी कमी है, कितने बड़े पैमाने पर कमी है, और बेसिक जो इलाज होता है वो भी शायद हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज में कितनी वो एक तरीके से खत्म हो गई, इमरजेंसी सर्विस कोलैप्स हो गया है एकदम, इमरजेंसी सर्विस की मौत हो गई। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है।
आपके क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए आपको। अच्छा। कितने हजार लोगों पर आपके पास कुछ नहीं है, मानक कुछ कहता होगा, जी। लेकिन लाख लोग के ऊपर आपके पास एक है, और जबकि एक है। गांव जहां आबादी सबसे ज्यादा रहती है वहां के लिए तो हम कुछ आंकड़े ही नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, है ही नहीं सर, वहां बिल्कुल नहीं है। आपके जो वॉलेंटियर्स हैं, आशा वॉलेंटियर हैं, वो अक्सर इस बात को लेकर के धरने पे रहते हैं कि उनकी मांगे पूरी हों, क्योंकि उनसे काम ज्यादा लिया जाता है, और जो काम लिया जाता है उसकी जगह मानदेय आपको नहीं मिलता है। जो बेसिक यूनिट है आपकी हेल्थ की, जो गांव में न जाने कितने लोगों को सपोर्ट करती है, उन लोगों को जो बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, तो कम से कम हम उस दिशा में देखें कि आशा का कितना है। कई 4000 है किस जगह, कुछ जगह कुछ और स्टेट्स वगैरह ने मानदेय बढ़ाया हुआ है। जी। आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो आपका सरकार जहां ध्यान देना चाहिए सरकार को, नदियां साफ सुथरी हों, जी। आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आपका जमीन में जा रहा है, कई बार वो पानी जो है वो आपके खेतों में जा रहा है। कंटेमिनेशन कितने बड़े लेवल पे है। वेरी ट्रू। अभी इंदौर वाली घटना कंटामिनेशन की ही घटना थी, जिसमें और फिर 15 जब बच्चों की डेथ हुई। कई बार क्लाइमेट चेंज की जो सूचनाएं मिलती हैं कि इस जगह बारिश ज्यादा हो गई या इस तरीके से बाढ़ आ गई। हाँ, बाढ़ आ गई, अच्छा। तो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं काम ही है, नहीं है। क्योंकि हेल्थ से जुड़ी ये चीजें हैं। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहा जाए कि ये एस्पेक्ट आपको देखने, तो कहते हैं ये हमारा पार्ट ही नहीं है। अच्छा, तो आपने जी। अब लेकिन और एक जो आजकल बहुत प्रिय है, स्पिरिचुअलिटी। हाँ। और स्पिरिचुअलिटी है, मीनिंगफुल लिविंग है, उस पर बहुत सारे हम लोग देखते हैं, ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, कई जगह देखते हैं। लोग योग पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है जहां से हम लोग बच्चों को ग्रो करा सकें और उसके बाद जानकारी दे सकें। तो जो मैं मोटा मोटा ये कहूंगा कि सरकार का योगदान सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो एडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आपने तो फिर भी 30% का कहा कि सहमत है। अभी इससे पिछले सेशन में एक सवाल आया था जिसमें उनका कहना था 90 से 95% गलती सरकार की है और वो कोई चीज ठीक नहीं करती, जिससे पूरा हम सब बीमार पड़ते जाते हैं और उसका अब सरकार जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। आपने दो बातें कही अभी सर कि एक तो इमरजेंसी सर्विसेज ही इमरजेंसी में आ गई हैं, और दूसरा आपने कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से कि हेल्थ डिपार्टमेंट ये सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं कि ये हमारा काम है। आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, कैसे इसको सोचना कैसे चाहिए, कैसे विजुलाइज करना चाहिए, अगर आपकी नजर में इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है? ये मेडिकल चैलेंज तो है ही है हमारे लिए जी। साथ ही साथ सोशल चैलेंज भी है, राइट। और अवेयरनेस हो लोगों के अंदर। जी। और क्या रीजंस और चैलेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि हम होलिस्टिक हेल्थ नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसके क्या कारण हैं? अब क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, और बहुत सारी रुकावटें, कभी कभी सामाजिक रुकावटें भी होती हैं जिसके कारण हम लोग अगर हॉलिस्टिक हेल्थ को लागू भी करना चाहें या प्रोग्राम्स लागू करना चाहें तो नहीं लागू कर पाते हैं। जी। तो अवेयरनेस हो, हाँ। एजुकेट किया जाए, हमारा हेल्थ लिटरेसी की बात आप हमेशा हेल्थ करते रहे। लिटरेसी हो, हाँ, आपने कि भाई हम हमेशा कहा। पढ़ाएं, लोगों को बताएं कि हेल्थ इज कितना इंपॉर्टेंट है। और लोग तो ये समझते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं और जब बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे, जी। या हम चेकअप तब कराएंगे जब हमें कुछ लगेगा। तो ये जो प्रोएक्टिव वेलनेस के प्रति हमें जो Sensitivity होनी चाहिए। हाँ। वो शायद नहीं है। वो तभी संभव है जब हम अवेयर हों, हम एजुकेट करें समय समय पर। और सिंपल सी चीजें हैं, मान लीजिए अगर हम समझाना चाहें कि हाथ साफ कर करके आपको खाना खाना है, हाथ धो करके, ठीक हाथ बात धो है। कर करके आपको हाँ। खाना खाना है। हाँ। तो ये बहुत बेसिक चीज है। बेसिक चीज है। हाँ। जी। लेकिन लोगों को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और output इससे पर, बहुत health फर्क पर। पड़ता है। कई बार अगर आप
साबुन से हाथ धो लें तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। जी। आप हमेशा कहते थे हेल्थ जो एक मैराथन है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, रोज का है, उसमें मैराथन की तरह तैयारी करनी चाहिए। उससे आपका क्या अर्थ, आप किन मुद्दों पर एम्फेसाइज करना चाहेंगे उस मैराथन में जो हमारे संस्कारों से निकलते हैं, आपकी सोच से है? अब जो सच्चाई तो है कि हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज हो, जी। और बहुत अमीर और गरीब में या शहर में और गांव में बहुत बड़ा फासला है, अंतर है। जी। बहुत अंतर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। जी। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो शायद हम उन तमाम चैलेंजेस को दूर कर सकेंगे। सर। एक जो गैप है हमारे बीच में, शायद अगर हम डिजिटल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दें, क्रिएट करें। जी। क्रिएट करें, क्योंकि आज के जमाने में डिजिटली सब जागरूक हो गए हैं, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें तो वो शायद हम गैप पूरा वो कर भर सकते हैं। जी। और एक हमें अपने अंदर ये भाव लाना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा कि एक दायरे के अंदर, जैसे हम कहते हैं आहार विहार आचार विचार, जी। अगर अवर इस फ्रेमवर्क के अंदर एवी हाँ, आप हमेशा अगर अवर इस फ्रेमवर्क फ्रेम की के बात अंदर करते हम हैं। लोग काम करें और ये बेसिक चीजें हैं जिसके प्रति लोगों को जागरूक करें, तो शायद हम होलिस्टिक हेल्थ के लिए उस अप्रोच कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा जैसे आपने भी जो बात कही एवी फ्रेमवर्क की, आप हमेशा कहते हैं आहार विहार आचार और विचार, इसके जो सोसाइटी साइकोलॉजिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस हैं, उसमें आपको क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण है, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि महत्वपूर्ण वो है ब्रोकननेस, मेंटल हेल्थ की भी आप बात कह रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सर, तो उसमें आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर हम जागरूक करें और मेंटल हेल्थ जो छिपी हुई रहती है, जानकारी नहीं होती, लोग बात नहीं करना चाहते। हाँ, लोग शर्माते हैं, संकोच करते हैं, अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, और कभी कभी हम आइसोलेशन में रहते हैं। एक आइसोलेशनिज्म, हाँ, आइसोलेशनिज्म है जो सोलोनिज्म की बात करते हैं वो डॉक्टर्स। महसूस नहीं होता, लेकिन आइसोलेशन में हम चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें अगर सोशल सपोर्ट मिले तो शायद हम उन चीजों को दूर कर सकते हैं। अवेयरनेस हो तो हम दूर कर सकते हैं, एजुकेट करें तो दूर कर सकते हैं। तो अभी पिछले सेशन में सर इस बारे में भी चर्चा हुई, तो फैमिली के रोल पे बहुत चर्चा हमारे होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स ने की कि फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो पुराने बंधन थे, रिश्ते थे, परिवारों के संस्कार थे, उसमें आपको क्या लगता है कैसे उनको हम बचा सकते हैं? जब परिवार के बीच में रहते हैं तो खुशी दूसरी मिलती है, बॉन्डिंग होती है। जी। तो होलिस्टिक हेल्थ का एक एस्पेक्ट है कि हम परिवार के बीच रहें, अच्छे मित्रों के बीच रहें, विचार हमारे अच्छे हों, और जैसे मैंने कहा कि आचार विचार विचार और आहार व्यवहार फ्रेमवर्क आप। जी। तो इसके अंदर अगर हम काम करते रहेंगे तो एक लॉन्ग टर्म होलिस्टिक हेल्थ के लिए और अपने बेटर हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। आपने भी मेंटल हेल्थ की बात कही, उसमें आपने कहा संकोच होता है, लोग जज करने लगते हैं। जैसे अगर किसी को कह दें कि भाई तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए, तो आदमी को कहीं ना कहीं लगता है क्या मैं पागल हो गया हूं, क्या मैं, तो उसका जो जजमेंटलिज्म है समाज का, उसको कैसे कमेंट करना है, वो क्या होना चाहिए सर, उसको कैसे ठीक करें? लोगों को क्या सोचना चाहिए उस बारे में, आप क्या सोचते हैं? कई बार सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से उलझ जाता है इंसान। जी। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल अगर इस तरह की कोई चीज आ रही है तो हमें अप्रोच करने में घबराना नहीं चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चैलेंज को और उस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। खुले दिल उसमें से। परिवार हमारा, मैं समझता हूं, मदद कर सकता है काफी। ठीक है सर। तो ये आपने बात की कि परिवारों को ख्याल रखना चाहिए उसका। एक सर, ये सारी चीजें बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, और क्योंकि आपका फील्ड है तो बिना पॉलिटिकल विल के पूरी नहीं हो सकती। ठीक बात है, क्योंकि अगर सिस्टम ही हमारा कोलैप्स है, और आपने कहा इमरजेंसी सर्विसेज ही इमरजेंसी में है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। जी। और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं होगा तो हम उसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बेहतर करना पड़ेगा। मान लीजिए हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुष पे भी करें काम,
मॉडर्न मेडिसिन तो है ही है, लेकिन आयुष कॉन्सेप्ट पे भी बात करें। राइट। पॉलिसीज जो हैं वो हमारी एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक्सपेंडिचर पे ज्यादा बिलीव न करें। हम बोले कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या बात है, हाँ। क्या बात है, दैट्स अ ह्यूज माइंड शिफ्ट। एक्सपेंडिचर में ही कि हॉस्पिटल बना रहे हैं हम, हाँ। और इन्वेस्टमेंट जो है हमारा हेल्थ एजुकेशन पे हो, हेल्थ लिटरेसी। प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक पर हो, राइट, राइट। तो हम बेटर कर सकेंगे। तो इनपे आपने अभी टच किया इस बात पे कि डॉक्टर्स नहीं हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं, तो जो सर्विस की सिक्योरिटी, आशा वर्कर्स की बात आपने कही, हम लोग रोज पढ़ते हैं, आंदोलन होते हैं, उनको सर्विस में सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? अगर हम सर्विस सिक्योरिटी दे दें अगर उनको, वो क्योंकि वो बैकबोन है हमारी हेल्थ सिस्टम की, लोगों को जागरूक करने में, लोगों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके आशा वर्कर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स। हाँ, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, वो इकोनॉमिकली और सोशल सिक्योरिटी उन्हें चाहिए। वो जो हमारे समाज में बिल्कुल जमीन पे काम करते हैं, तो अगर हम उनको सम्मानजनक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दें तो हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर हो सकता है। ठीक बात है। अगर उन्हें खुद ही अपनी नौकरी की चिंता होगी तो कैसे वो आगे काम करेंगे? अगर वो खुद ही चिंता में रहेंगे अपने कि हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, हमारी नौकरी में हम नहीं कुछ पा पा रहे, न सम्मान पा पा रहे, न जीवन स्तर बेहतर कर पा रहे हैं, तो शायद वो हमारे हेल्थ को कितना बेहतर कर पाएंगे। एक चीज अभी आपने परिवार की बात कही सर, उसमें बहुत बार देखा गया है कोई बीमार पड़ता है तो सच में वो अकेले बीमार नहीं पड़ता, उसके साथ उसका पूरा परिवार उलझ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा संकट है लोगों के लिए। न केवल ये बल्कि फाइनेंशियल अगर सपोर्ट नहीं होता, पूरा का पूरा घर परिवार टूट जाता है। और कभी कभी हमें जानकारी और जागरूकता न होने की वजह से हम ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे कर्म बुरे रहे होंगे, हमारा कर्म बुरा रहा होगा। फेटलिज्म। हाँ, तो एक वो इशू जो है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। एक डबल इकोनॉमिक लॉस की जो बात आपने कही सर, कि एक किसी को अगर मान लीजिए मैं कोई घर में बीमार पड़ गया, मैं उसके देखभाल में लगा हूं तो मैं काम पे नहीं जा सकता, मैं उस पर अपना जो इकोनॉमिक लॉस होता है मेरा। मुझे याद है जब आप माननीय मुख्यमंत्री हुए तो आपने हम विधायकों के लिए एक अलग बजट क्रिएट किया था, चीफ साहब को भी याद होगा उसका, कि जिसमें आपने कहा था 25 लाख रुपए तक हर विधायक किसी भी बीमार को क्षेत्र से आता है तो उसको दे सकता है। ऐसे और इनिशिएटिव जो हैं, उसके पीछे आपकी सोच क्या थी? कई बार क्योंकि एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड्स मिलते हैं जी। वो अपने एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड्स यूज करते हैं जी। लेकिन ये देखने को मिला कि कई बार एमएलए इस बात की भी शिकायत करते थे कि उनके क्षेत्र में इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो इलाज दूसरे हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कराना चाहते हैं जी। जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी बड़े अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं, वहां इलाज अच्छा हो सकता है। जी। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए कि एमएलए अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सके और कहीं भी इलाज कर सके, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, तो शायद देश में पहली बार समाजवादी सरकार में, और आप चीफ सेक्रेटरी थे मेरे साथ, कि हमने अपने एमएलएस को अलाउ किया कि जो आपके एरिया डेवलपमेंट फंड्स हैं उससे आप गरीब का इलाज भी करा सकते हैं, और कहीं भी अगर वो गरीब इलाज कराना चाहेगा वो परिवार, तो वो जाकर के फाइनेंशियल सपोर्ट एमएलए के फंड से मिलेगा, दे सकता है। एक आपने भी संस्कार की बात की, आपने कहा जो लोगों में कर्मा का भाव आ जाता है कि भाई ये मेरा कर्म था इसलिए मैं वो हो गया। इसका सर क्या फ्लिप साइड भी सच है कि जैसे मान लीजिए अगर अनटेस्टेड ट्रेडिशंस की बात हम करें तो क्या वो भी सच है होलिस्टिक हेल्थ के लिए? क्या उसमें भी हम लोगों से गाइड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसको टच स्टोन बनाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि कल्चरली हम बहुत बाइंड कर रखे हैं हम लोग, हाँ, और बहुत हमारी बधा हुआ है। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक कोशिश की जा सकती है। जी सर। तो आपको सर, आपने मुद्दों बहुत सारे आपने बातें कही, इन सबको अगर जोड़ के हम समझें तो आपको क्या लगता है होलिस्टिक हेल्थ हम अपने देश में कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है उसको? होलिस्टिक हेल्थ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और उस आम लोगों को जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग जोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए जन आंदोलन, स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन हम लोग हैं, जिन लोगों को जागरूक करें। और
क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, जी, एक हमारा माइंडसेट ये भी हो कि हम लोगों को ये भरोसा दिलाएं, और लोग अगर बीमारी ना हो, हाँ, अगर लोग बीमारी ना हो तो फिर इलाज की जरूरत क्यों होगी। प्रिवेंटिव, तो शायद हमें इस दिशा में जन आंदोलन का काम करना पड़ेगा कि हम प्रिवेंटिव काम करें और लोग बीमारी ना हो हमारे। जन आंदोलन के लिए सबसे ताकतवर माध्यम क्या है? क्या वो हेल्थ शिक्षा का एजुकेशन, माध्यम? अगर हम जी, हेल्थ एजुकेशन पर बहुत ध्यान दें, हाँ। और राइट फ्रॉम बिगनिंग स्कूल, प्राइमरी स्कूल से, तो शायद हम इसको अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने हेल्थ लिटरेसी की बात पहले की, अब आप एजुकेशन कह रहे, तो अगर शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए कि भाई हाथ धोने ही है आपको। हाँ, ये क्योंकि अगर हम एजुकेशन का पार्ट बना दें, पहले भी हमारे किताबें होती थी, जी। एक सब्जेक्ट का कुछ लेसन्स होते थे जहां हम ये बच्चों को या प्राइमरी एजुकेशन में देते थे, पढ़ाते थे, लेकिन ये जन आंदोलन के माध्यम से हम जागरूक करें और राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन है वहां से शुरू करें। तो अगर हम स्कूलिंग के समय से शुरू कर दें और ये आदतें डालना शुरू कर दें कि हमें हाथ साफ कर करके, साबुन से साफ कर करके खाना खाना है, ये छोटी छोटी आदतें भी अगर हम डाल देंगे तो ये बड़े रूप में हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखेंगे। एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमें स्वास्थ्य को, हेल्थ को एक्सपेंडिचर नहीं सोचना है, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में सोचना है। बहुत बड़ा माइंड का शिफ्ट है ये, बहुत बड़ा सोचने के तरीके का बदलाव है। सब मुझे लगता है इस देश में आज तक कभी ये बात इससे पहले आपने आज जो मन से कही नहीं हुई कि एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानना है, एक्सपेंडिचर नहीं मानना है। तो क्या की कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के जिन पे इन्वेस्टमेंट हमें मान के काम करना चाहिए? वो क्या कंपोनेंट्स हैं? क्योंकि सरकार ये समझती है कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारा बजट में एक्सपेंडिचर दिखता है वो, लेकिन सरकार को ये सोच बदलनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट है। तो फिजिकल हेल्थ हमारी बहुत बड़ी बात कही। फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसे बेहतर हो, उस फिजिकल हेल्थ में न्यूट्रिशन क्या हम दे रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन खाने में क्या है, कैलोरीज काउंट है कि आपका न्यूट्रिशनल डेंसिटी की बात हो, सिर्फ कैलोरी से नहीं बल्कि केवल कैलोरी की बात ना हो, बल्कि हमारे कैलोरीज, न्यूट्रिशनल डेंसिटी की बात हो, ठीक बात सर, बैलेंस डाइट की बात हो कि हम बैलेंस डाइट क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी बैलेंस डाइट होगी तो हमारा हेल्दी सिस्टम होगा, हमारा सेलुलर रिपेयर जो डॉक्टर्स बताते हैं वो बेहतर होगा। जब हमारी स्लीप बेहतर होगी, सेलुलर रिपेयर बेहतर होगा, होलिस्टिक हेल्थ रहेगी। तो ये सब चीजें जो सैनिटेशन है, हमारा क्लीन वाटर मिले, हमें साफ सुथरा पानी मिले, ये तो सरकार की कभी कभी जिम्मेदारी है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, अगर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल रही हैं तो फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन है, वो अगर हम जागरूक रहेंगे तो शायद हम बचा सकेंगे। सर अब एक्सरसाइज हैं, मान लीजिए योगा के लिए बहुत जागरूक करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि योगा केवल एक तारीख के दिन करते हैं योगा, लेकिन अगर ये हमारी हैबिट में हो कि हम योगा हर दिन करेंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप करता है। और इसके साथ साथ फंक्शनल स्पोर्ट्स, आप तो खुद ही स्पोर्ट्समैन रहे हैं सर, कि सारे गेम्स खेलते हैं। आज मैं ठीक कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में आने के बाद रहाई कहा जा सकता है लेकिन ये हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल में इसको शामिल कर रखा है। हाँ सर, कि अगर हम शामिल कर सकें, अगर हम फंक्शन स्पोर्ट्स करें तो हमारी बहुत सारे जो कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं, हमारी हेल्थ बेहतर होगी। आपकी फिजिकल थेरेपी है, अगर हम उस दिशा में काम करें, और फिजिकल थेरेपी भी हम ध्यान दें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अगर हम देखें, सिक केयर से ज्यादा हेल्थ केयर की बात की जरूरत है, होलिस्टिक सिक केयर के साथ साथ हम हेल्थ केयर पे ज्यादा बात करें, और रेगुलर हमारा टेस्ट हो, रेगुलर हमारी चीजें हों। ये तमाम चीजें एक पॉलिटिकल व्यक्ति को समझाने में बड़ा मुश्किल काम है कि हम ये समझाएं कि आपको रेगुलर टेस्ट कराना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है, और मेंटल इमोशनल हेल्थ बेहतर हो हमारी, उसके लिए काम करना। फिजिकल के साथ साथ मेंटल और इमोशनल भी बहुत जरूरी है। जी जी। तो आप, मुझे याद है जब सरकार थी तो आपने न्यूट्रिशन के मुद्दे पे भी आपने कहा, एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया था हौसला के नाम से। उसके पीछे सोच क्या थी? उसमें एक बजट से निकाल के अलग से पैसा दिया, एक क्रिएट किया स्ट्रक्चर आपने, तो हौसला मिशन का आपका क्या सोच थी?
मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डेटा आते थे जी और कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो डेटा दिखाई देता था बहुत ही खराब आता था। सरकार के लिए बड़ा शर्मिंदगी की बात होती थी कि अगर सरकार के आंकड़े बाहर आते हैं तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो हमारी उस समय कोशिश हुई कि एक न्यूट्रिशन मिशन के माध्यम से न्यूट्रिशनल फूड मदर एंड चाइल्ड के लिए हम प्रोवाइड करें गांव में ही, राइट, और कुक्ड फूड, हॉट Cooked कुक्ड food, फूड hot, को प्रोवाइड हाँ, करें, हाँ। क्योंकि किसी स्कीम का वो पार्ट नहीं हो सकता था न्यूट्रिशन मिशन। तो अलग से बजट उसको प्रोवाइड कर करके न्यूट्रिशन मिशन का एक अलग से प्रोग्राम, पॉलिसी और बजट बना करके हम लोगों ने शुरू किया और उसका असर ये हुआ कि साल 2 साल में बहुत अच्छे Results आने चीजें लगे। दिखने लगी। तो ये वही वाली बात होगी, मैं आ रहा हूँ चीफ साहब आपके पास, ये वही वाली बात होगी जो आपने अभी कहा कि सिर्फ कैलोरीज महत्वपूर्ण नहीं है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी महत्वपूर्ण है, क्या खाना खाएं। चीफ साहब आप उसके हिस्सा थे, आपने क्या, वो कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस क्या थी उसकी नहीं, मैं और ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ? कहना चाहूंगा कि जब सर चीफ मिनिस्टर थे तो सबसे पहले न्यूट्रिशन मिशन दिस वाज सेटअप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पोषण अभियान जो भारत सरकार के लेवल पे बाद में आया है, जी। न्यूट्रिशन मिशन हम लोगों ने उस समय सबसे पहले ही उत्तर प्रदेश में सेटअप कर दिया था विद द सीनियर IAS ऑफिसर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यूट्रिशन मिशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सर ने अभी कही, मैं जस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, उसमें हम लोगों ने सर्वे कराया बच्चों का कि न्यूट्रिशन लेवल का, एंड वी फाउंड, एक सर्वे कराया कि 13 लाख बच्चे निकले थे, 13 लाख हु वर ग्रॉसली मेल नरिश्ड, और उनका ये पूरा डेटा आ गया था। तो उसको पूरा मैपिंग कराई और एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग की गई, फिर उनको हौसला मिशन के अंतर्गत एक बच्चे की, एवरी सिंगल चाइल्ड, एंड दे वर गिवन हॉट 12 लाख बच्चे, बहुत बड़ी बात। एंड दे वर गिवन हॉट कुक्ड मील, न्यूट्रिशियस मील थ्रू आउट, और 1 साल तक जो उनको दिया उसके बाद फिर मॉनिटर किया, ऑल दीज 13 लाख हैड कम अप और सबका न्यूट्रिशन लेवल ठीक हो गया क्या था, बात, एंड दे हैड very बिकम नरिश्ड। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज वेरी सक्सेसफुल एंड दैट वाज कैरिड ऑन। उसको फिर हम लोग रिपीट करते रहे और आगे करते चलाते रहे। और इट बिकेम मेजर पार्ट ऑफ द होल ऑफ द इकोसिस्टम। Yeah. परफेक्ट। सर मैं वापस आना चाहूंगा, जो आपने मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग की बात कही कि वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिस्टिक हेल्थ का। आपने यहां तक कहा कि भाई बहुत सारे डॉक्टर्स अब ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कितने घंटे सोइए, क्या खाइए, क्या मत खाइए, कैसे खेलना, सब चीजों को आपने जोड़ा। तो इमोशनल मेंटल वेलबींग को होलिस्टिक हेल्थ का हिस्सा कैसे माना जा सकता है, बनाया जा सकता है? जब फिजिकल हेल्थ कोलैप्स हो जाए और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है एक बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कई बार हम लोगों को महसूस ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं कि नहीं है स्ट्रेस में। उसके पैरामीटर्स हमें दिखते ही नहीं है महसूस नहीं होता। और बिहेवियर में भी कभी कभार नहीं दिखते हैं। तो हमें कांस्टेंट अलर्ट रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर के। जी। स्ट्रेस लेवल और मेडिटेशन है हमारे लिए कि अगर हम मेडिटेट करें, Very true. लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो हमारे, कॉर्टिसोल लेवल्स कम रहे, जिससे क्योंकि हम अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारा लेवल पता लग नीचे जाता है है। जी तो हम उसको समझ सकते हैं। जी। और जो कॉन्सेप्ट कई बार कहते हैं फाइट और फ्लाइट, इसकी जगह स्टेट टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट। So flight to और fight की जगह rest and digest. rest That's and quite a digest. switch. That's quite a switch. तो अगर हम उस अप्रोच पे काम करेंगे तो हमारे पैरामीटर्स बेहतर होंगे और हम स्ट्रेस को और मैनेजमेंट कर सकेंगे। अच्छा। पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, हम बहुत जिनके जरूरी बीच है रह रहे हैं जिंदगी तो वो की। पॉजिटिविटी हो, नकारात्मकता ना हो, निगेटिविटी ना हो, और परिवार की बात आपने कही। हमारा जो बॉन्डिंग हो बहुत स्ट्रांग हो। अगर दूसरे स्ट्रांग से। बॉन्डिंग है अच्छा। तो हमें इमोशनल हेल्थ हमारी बेहतर होगी। जी। और इसलिए इमोशनल हेल्थ से इमोशनल इंटेलिजेंस भी निकलेगी। स्वाभाविक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल में जीते हैं। जीते हैं सोशल एनवायरनमेंट में, हम बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के भी और सेल्फ अवेयरनेस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स जो हमें ट्रिगर परेशान करते हैं, जो परेशान करते हैं। ठीक बात सर। हाँ। जो अभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात कही, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आपकी क्या सलाह, कैसे मेंटेन की जाए? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो चल रहा है वो तो आदमी आई थिंक इट्स हैड अ डेट्रिमेंटल इफेक्ट। उसमें तो ये कि नेगेटिव व्हाट्सएप ग्रुप से तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए। एग्जिट कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट हेल्थ के बारे हाँ, में भी हमें हाँ, सोचना होगा, क्योंकि ये बड़ा इशू है जी। जो इधर हम लोग देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जो एनवायरमेंट हेल्थ है उसका बहुत ज्यादा
हम लोग को Impact फेस है, करना पड़ रहा role है। है। हमारे पास क्लीन एयर, वाटर क्लीन होना चाहिए, पॉल्यूटेंट्स जो हमें डायरेक्टली मेडिकल इंटरवेंशन, मान लीजिए टॉक्सिसिटी हो रही है पानी में, टॉक्सिटी है, हाँ, अस्थमा बढ़ जा रहा है, या हाँ, और lungs बीमारियां की, लंग्स की हाँ, हो जा रही हैं, हाँ, COPD हो रही है। अच्छा, तो ये क्लाइमेट चेंज है, इन चीजों को भी हमें काम देखना करना चाहिए। पड़ेगा। तो आपने कहा फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फाइनली एनवायरमेंटल हेल्थ। तो एनवायरमेंट तो आपका सब्जेक्ट रहा है, आपने बीटेक किया, एमटेक किया एनवायरमेंट में, अब यू ऑलवेज बीन वेरी क्लोज, आपके रहा है ये सब्जेक्ट। एनवायरमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि 2-3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जो हम कर सकते हैं इस समय? एक तो पानी सबको साफ सुथरा मिलना चाहिए, और दिखने से अगर साफ है पानी, इसका मतलब वो हाइजीनिक नहीं है। जी, दिखने से तो साफ दिख सकता है, लेकिन वो हाइजीनिक नहीं हो सकता। मान लीजिए एक बोतल में हम पानी देख रहे हैं, जी, वो बंद है, वो दिखने में तो साफ है, हाँ, लेकिन हाइजीनिक है कि नहीं है, हेल्दी अच्छा। वाटर है कि नहीं है, नहीं है। पीने लायक है कि नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो पीने का पानी बेहतर हो, हमारी एयर क्वालिटी बेहतर हो, हम जो खा रहे हैं खाना वो एडल्ट्रेशन ना हो, मिलावट ना हो। हाँ, मिलावट के लिए कानून है, लेकिन मिलावट हर स्तर पे कई मायनों में हम देखते हैं। दिखाई पड़ता कई बार हमें सूचना मिलती है दूध में मिलावट है, हाँ, खोए में, हमारी मिठाई में मिलावट है। जिस समय त्योहार आ जाते हैं, शुरू होते हैं त्योहार, तो हम देखते हैं बहुत सारी मिठाई की दुकानों पे छापे इसलिए पड़ते हैं, और कई जगह जानकारी मिलती है कि मिलावट चल रही है। सोचिए, हम मिलावट का अगर खाना खाएंगे, जी, हमारी जो सांस लेने वाली एयर क्वालिटी बेहतर नहीं है, पीने का पानी बेहतर नहीं बेहतर नहीं है। है, तो इस सब का कितना असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा, इस सब पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आपने पानी की बोतल की बात कही सर, अभी एक रिसर्च आई है जिसमें कि पानी की बोतलों में माइक्रो प्लास्टिक्स लीक करते रहते हैं लगातार। तो इसलिए आपने देखो बहुत सारे जगह, जैसे यहां भी मैं नोटिस कर रहा हूं तो शीशे की बोतल रखी हुई है। तो ऐसे जो दिखाई नहीं पड़ते और चैलेंज क्रिएट करते, उनके लिए लेजिस्लेशन में क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी लॉबीज इसमें काम करती है, लेकिन भविष्य यही है कि प्लास्टिक या इस तरह का जो कंटेमिनेशन करें, उससे हमें दूर होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इन होलिस्टिक हेल्थ को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं ऐसे तरीके से कि वो होलिस्टिक हो? आज पहले सेशन में भी बहुत इस पे चर्चा हुई कि ट्रीटमेंट्स को होलिस्टिक कैसे बनाया जाए। मैं समझता हूं हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी जानकारी दी होगी इसके बारे में कि हम ट्रीटमेंट कैसे करें। हमारी आयुष प्रैक्टिसेस हैं, हमारा आयुर्वेदा है, आपका योगा है, यूनानी है, आपकी सिद्धा है, होम्योपैथी है, और हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करें इसको एलोपैथी से। तो इंटीग्रेटिव होना चाहिए। हाँ, तो अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के जोड़ करके काम करें, तो शायद हम बेहतर हेल्थ दे सकेंगे। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही सर, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। आज फर्स्ट सेशन में भी बहुत अच्छाई रही, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ का एजेंडा सबने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की बात कही रादर देन कॉन्ट्रोडिक्ट करने की बात। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कैसे इंटीग्रेट करें? माली आयुर्वेदा है हमारे पास, योगा नेचुरोपैथी है, जी, हम यूनानी होम्योपैथी है हमारे पास, हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारी। जी, अगर हम कल्चर का पार्ट बना दें, और हमारे पास हर्बल रेमेडीज हैं, हमारे पास कल्चर रिचुअल्स हैं, हाँ, ये सब चीजों को अगर हम साथ लेकर के चलें, तो सच्चाई में होलिस्टिक एक इलाज हम दे सकते हैं, होलिस्टिक अप्रोच हो सकती है हमारी। जा सकते हैं। आपने रिचुअल्स की बात कही सर, आजकल साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बात चल रही है कि किस तरह से साइकोलॉजी और न्यूरो को, इम्यूनोलॉजी को रिचुअल्स अफेक्ट करते हैं। तो रिचुअल्स का महत्व है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल रिचुअल्स का है। आपका म्यूजिक थेरेपी भी है, हाँ, जी, जी। आपके आर्ट एंड क्रिएटिविटी हॉबीज से भी आप है, जी। बेटर ट्रीट कर सकते हैं। आप स्टोरी टेलिंग की लोग हाँ, आजकल बात स्टोरी कर रहे हैं, टेलिंग है, narratives की। जहां पर आप उससे भी आप अपना हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किन एनेबलिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी हमें? ये तो आपने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन एनेबलिंग फैक्टर्स क्या होंगे? ये होगा कैसे सर? ये सरकार और हम सबको मिलकर के ही करना पड़ेगा। और
क्योंकि हम अगर हीलिंग का करना चाहें और सबको साथ लाना चाहें तो ये हमारी आपकी अप्रोच होगी तो हम संभव है। एजुकेशन लिटरेसी की आपने बात कही अभी, और अगर उसको हम integrate कर एजुकेशन सकते के हैं। साथ साथ इसको अवेयरनेस के साथ साथ जोड़ेंगे Sir. और जैसा मैंने कहा कि जन आंदोलन में इन बातों को कहा जाए, जिस तरीके स्वास्थ्य को जन से आंदोलन। इन्वॉल्वमेंट हो Sir. तो हम कर सकते हैं, जोड़ के चल सकते हैं सबको। आपने जन आंदोलन में डिजिटल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि भाई आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी बात रखी थी हैदराबाद में, उससे पहले स्टार्टअप्स की बात की आपने बैंगलोर में, एक विजन देने के जो प्लान करें, डेवलप करें, किस तरह असेंट करें हमारी सोसाइटी, हमारा देश, वो विजन इंडिया का आपका जो एजेंडा है सर, उसमें डिजिटल लिटरेसी कैसे जोड़ेंगे? डिजिटल इसलिए कि टेलीमेडिसिन है आजकल, क्योंकि गांव के लोग बहुत सारे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो हमारी ये डिजिटली या हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको मदद पहुंचा सकते हैं। जो बहुत हमारे पिछड़े इलाके हैं वहां पर ये अगर हम टेलीमेडिसिन से काम करेंगे तो शायद हम उनको मदद कर पाएंगे। जी, अभी हमारी डॉक्टर एक्सपर्ट थी, वो भी रोबोटिक्स की बात कर रही थी सुबह की, भाई उससे कैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, डॉक्टर अलका जी ने बात कही। इन सब के लिए सर इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इस पूरे मुद्दे में? ये चैलेंज जरूर है जी, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो, गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम करना चाहें। हाँ। चीफ साहब, आपको क्या लगता है कि इसके रिसोर्स कैसे प्रोवाइड किया जाए, बजटरी सपोर्ट इस मुद्दे को एनेबल करने के लिए हम कैसे दे सकते हैं? जैसा सर ने पहले ही रखा, इट हैज टू बी अ पब्लिक गुड, हेल्थ इज अ पब्लिक गुड, और इसको करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए धन की व्यवस्था बजट के माध्यम से करे। जी, सुबह के डिस्कशन में आई थिंक दिस पॉइंट केम आउट वेरी वेल कि अभी भी हम जीडीपी का कितना परसेंटेज पब्लिक हेल्थ में खर्च कर रहे हैं। 1.5 to 2% और केवल। आया 1.5 to 2% के बीच में फिगर वेरी करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन विच एवर एस्टिमेट यू टेक। लेकिन 2025 तक 2.5% करने की बात थी, और आशुतोष ने सुबह कहा कि 3 to 3.5% भी अब WHO वगैरह का ये रिकमेंडेशन है, इट शुड बी दैट मच। तो एटलीस्ट 2.5 to 3% के रेंज में हमको पब्लिक हेल्थ में स्पेंड करना चाहिए। Right. और आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा जो है लोगों का हेल्थ पे, वो पहले 60% था, अब कहा जाता है कि 47-48% तक आ गया है, बट दैट इज स्टिल वेरी हाई। इट मस्ट कम डाउन मच मोर, Much lesser. अदरवाइज पॉवर्टी का और गरीबी का सबसे बड़ा कारण एक यही है कि Medical, लोगों का अधिक से ठीक अधिक है। खर्चा इसमें हो जाता जी। है। या एक दो पॉइंट खाली मैं ऐड करूंगा जो सर ने अपने उसमें Please. किया, जो पॉइंट रखा था, मैं जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ यू ऑल, एक होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिशनरी फंड होता है, विच ही कैन स्पेंड ऑन एनीथिंग। तो आमतौर पर लोग इसको चाहते पॉलिटिकल चीजों पे या अदरवाइज चीजों पे खर्च करते हैं, बट सर मेड इट अ पॉइंट टू स्पेंड इट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिकली इल पेशेंट्स, Diseases. और उनके लिए ये पैसा जो है वो दिया गया। यहां तक कि मुझे याद है कि एस्टिमेट बन के आता था पीजीआई से या मेडिकल कॉलेजेस से, एंड ऑन दैट बेसिस अप टू 5 लाख तक भी, यार उससे और जहां जरूरत हो और ज्यादा भी फुल कभी कभी तो 100% 100% payment किए गए। रिएम्बर्समेंट भी करके दिया गया कि जिससे उनके लाइफ सेविंग ऑपरेशंस हो जाएं या ट्रीटमेंट हो जाए। दैट वाज अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव टेकन। और एक जो 108 एम्बुलेंस की बात आई सुबह, ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए इट वाज अ रिवोल्यूशन, जो समाजवादी एम्बुलेंस सेवा आई। इतना बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, द पॉपुलेशन ऑफ 24 करोड़, वहां ये स्थिति आ गई थी विच पीपल कुड नॉट बिलीव इट, दैट यू जस्ट डायल 108 एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स द एम्बुलेंस विल बी एट योर डोर स्टेप। The ambulance would reach and take you to the nearest hospital for an immediate emergency care. ये right from cities like Lucknow and Eastern UP या बुंदेलखंड के remotest village तक में ये व्यवस्था जो है वो लागू हो गई थी। And that was 102 ambulance in addition for women, child birth के लिए, Child birth. जिससे बड़ा फायदा हुआ कि जो maternal mortality थी वो बहुत कम हुई। इन्फेंट mortality और सर ने जो डेवलपमेंट एजेंडा बनाया था स्टेट के लिए, उसमें हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दी थी। एंड आई रिकलेक्ट हम मॉनिटर करते थे चीफ सेक्रेटरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, complete immunization, these were some of the major indicators which were highlighted कि इसका ये टारगेट है कम करने का, and we had to take measures to bring that about and monitor it. ठीक बात। आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी बजट की बात हाँ, की। मुझे याद आया कि जब आप रहे होंगे तो ये इशू आता था कि पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, तो जो मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी उनको 5-5 करोड़ रुपए बजट से दे दिया था, जिससे कि वो लोग अपने आप निर्णय ले सकें कि वो गरीब है तो उसका इलाज वो डॉक्टर्स खुद डिसाइड करें, उनको सरकार के पास ना आना पड़े। तो उन इंस्टीट्यूशंस को, पीजीआई को और केजीएमयू प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है उसको, तो बजट दिया गया। बचत सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इससे जुड़ा जो आपने भी बात कही। मुझे याद है 2014-15 के बजट में आपने ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर 34% बढ़ाया था बजटरी एलोकेशन टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि शायद आज तक का हमेशा चीफ साहब को याद होगा अच्छे से, सब लार्जेस्ट बजटरी एलोकेशन था। और उसके 15 से 16 आपने ईयर ऑफ द मदर
एंड द चाइल्ड बजट में अलग से डिक्लेयर किया था, जिससे आपने सपोर्ट दिया था। तो सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें निकल के आ रहे हैं सर, जो आपने अभी बात कही। उसको किस तरह ऑपरेशनलाइज करना चाहिए जिससे कि हमारी होलिस्टिक हेल्थ पे काम हो सके, और क्या सपोर्टिव सराउंडिंग्स क्या हो सकती हैं उसके लिए, बताइए सर। जी, मैंने पहले ही इसको बताया कि हेल्थ हैज टू बी लुक्ड एट इन होलिस्टिक मैनर। वो सोशल एस्पेक्ट को भी उसको देखना है, पॉवर्टी से भी वो रिलेटेड है, बैकवर्डनेस से भी रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सेफ वाटर एंड हाइजीन से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है, एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंटिव केयर एंड ट्रीटमेंट, दोनों चीजों। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट सर लेके चले हुए थे उस जमाने में भी। इन सभी एस्पेक्ट्स पे हम लोग फोकस करें और इस पे बजटरी एलोकेशन भी करें और इस पे स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स भी इवॉल्व करें। एंड सर का बड़ा फेवरेट एरिया हेल्थ रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा। ऑलवेज हाईएस्ट प्रायोरिटी ही गिव टू दिस सेक्टर इन हिज मॉनिटरिंग एट द लेवल एज चीफ मिनिस्टर, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड कि आज उन्होंने इस टॉपिक को आज चुना है। जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि होलिस्टिक सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी कैसे बनाएगा ये एजेंडा जो है? क्योंकि जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करें और अगर हम पूरी सोसाइटी को साथ लेकर के हेल्दी सोसाइटी की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। राइट। तो ये पूरा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते साइकिल हैं। है। हाँ। तो उसको हम लोगों को पूरा बेटर कैसे करें उस दिशा में काम करना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ बर्डन हमारा कम हो सोसाइटी का, क्रॉनिक बर्डन, हाँ, जो हमें बीमारियों का एकदम कई बार बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है। और क्योंकि इससे हम उलझ जाते हैं कई बार, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बढ़ रही है। कई बार हम उलझ जाते हैं कि हम पूरा का पूरा घर उलझ जाता है, समाज उलझ जाता है कि हम क्या करें। तो रिडक्शन इन क्रॉनिक बर्डन हो, एड्रेसिंग द रूट कॉज। तो रूट कॉज में अगर हम वही ध्यान दें, आहार विहार आचार, या तो अगर हम उस पर काम करें तो शायद हम बेहतर अपने हेल्थ को कर सकते हैं, हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, हेल्दी सोसाइटी हो, उसमें आपके मेंटल फिटनेस की बात हो, आप लोग शर्माए नहीं डॉक्टर हाँ, तक जाने लोगों में। का बताने में हिचके नहीं, बात बताएं, डॉक्टर्स तक पहुंचें, तो शायद हम उन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सर, इसी बारे में आज सुबह डॉक्टर साहब ने कहा महिलाएं अपनी बातें नहीं बताती, अपने कष्ट झेलती रहती हैं, तो वो भी बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि भाई जो आप बात कह रहे हैं कि सामने आए और अपनी बात कहें, रखें। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में सर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और हम कैसे उसको फाइट करना चाहिए, या प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए समाज को क्या करना चाहिए इसमें? हमें अकेलापन दूर करना चाहिए, ब्रेकिंग द आइसोलेशन। कोई आइसोलेशन में हम लोग न रहें, हमें उसको सोसाइटी के रूप में सबको शामिल करके एक साथ चलने काम करना चाहिए, काम करना होगा। हाँ। और प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए भी सब जरूरी है स्वास्थ्य, समाज के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल हार्मोनी हो, जी, हम नेचर के साथ रहें। नेचर के साथ रहे, हमारी जो जगह है वो बहुत ओपन स्पेसेस हों, हम वॉक कर सकें, इन्वायरमेंटल चीजें कंटेनमेंट ना हो, बायोफीलिया जिसे हाँ, कह रहे हैं सर आजकल, फ्री माइंड हो हमारा, साइकोलॉजिकल रिकवरी भी है एक, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, अच्छा, ये सब, और इससे इकोनॉमी पे सीधा फर्क पड़ता है, बिल्कुल सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है इसका, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस का। अच्छा, फिजिकल हेल्थ के अलावा आपको क्या लगता है सर, आज की तारीख में बिगेस्ट चैलेंजेस लोग क्या फेस कर रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ के लिए? किन मुद्दों पे, जैसे आपने हेल्थ इकोनॉमी की बात की, वो चैलेंजेस हैं, मेंटल चैलेंजेस हैं, इन सबको सेंसिटिवाइज कैसे करें, लोगों को कैसे समझाया जाए कि भाई होलिस्टिक की तरफ जाओ? थेरेपी, जो बात काउंसलिंग, या काउंसलिंग हो, हाँ, हम लोगों को ठीक बात। समझाएं, Right. और जर्नी जो है सेल्फ डिस्कवरी, हम खुद एहसास करें कि हम बीमार हैं या हम Right. बताना हमें मदद चाहें, की जरूरत है, मदद की जरूरत है, संकोच न हम करें। लोगों को जागरूक करें, हम हाँ, जागरूक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। आपका वेलनेस रिचुअल्स हों, जहां आप डेवलपमेंट टूल से हों, बिल्डिंग लाइफ स्किल्स हों, राइट, और जनरेशनल ब्रिज हम क्रिएट करें। कई बार बहुत बड़े गैप्स हो गए हाँ, हैं। बहुत गैप हो जाता है, परिवार में होता है, अच्छा, हम एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें तरीके से, तो शायद हम उन चीजों को इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं। राइट, राइट।
आपने सरकारें देखी हैं, आप स्वयं चीफ मिनिस्टर रहे, पॉलिसी देख रहे हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे जो आपको याद आते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर आपने लिए थे, जिसमें जैसे बड़ा अंतर पड़ा, फीडबैक लाखों लोगों से आप मिलते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि गरीब के इलाज के लिए एमएलएस के फंड्स को यूज करने के लिए, जी, बहुत बड़ा फ्री बदलाव इलाज था करने वो। के लिए, मेडिकल जो कॉलेजेस थे, जो हॉस्पिटल्स थे, कोई गरीब अगर आए तो कार्ड के साथ ना आए, उससे कार्ड ना पूछा जाए। वो अगर गरीब आ गया हॉस्पिटल में तो इस इलाज उसका पूरा होना चाहिए, दवाई पूरी होनी चाहिए, उसका खाने पीने का सब इंतजाम पूरा होना चाहिए। तो वो अप्रोच हमारी थी जो मेडिकल कॉलेज या लोहिया इंस्टीट्यूट बनी, हाँ। और एक नेताजी के समय पर जो हमारे सफी में मेडिकल कॉलेज बना, वो जो स्टाफ था उसके लिए तो एम्स के एक्ट के बराबर सैलरीज और सब चीजें थी, जिसकी वजह से स्टाफ वगैरह हमें मिल गया और रहने लगा, आ गया गांव में। और हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी चाहे वो जांच हो, चाहे उसका ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट के साथ साथ हॉस्पिटल में उसका रहना हो, सब कुछ फ्री था, गरीब को देना नहीं पड़ता था। अगर वो अप्रोच हो सरकार की, और जैसा पहले आपने भी कहा, हम लोग भी मानते हैं कि बजट एलोकेशन ज्यादा हो, बजट बढ़ाया जाए, तो ये संभव है। होलिस्टिक इंटीग्रेटिव अप्रोच फॉर होलिस्टिक। नहीं, इसके साथ साथ जैसे मैं सर ऐड करना चाहूंगा, खाली जो सर ने अपनी उसके रिजीम में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में सेटअप कराया था। दैट वाज विद द आइडिया कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े, और यूपी के जो लोग जो है उनको लखनऊ में ही उससे दैट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड पूरा हॉस्पिटल मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ सेटअप हो गया था मुझे। अच्छा, दूसरा मुझे अभी तक याद है सर एक केस आपका कि जो डायलिसिस का इंट्रोडक्शन करा गया था। डायलिसिस में लोगों को बहुत परेशानी होती थी, देन डायलिसिस का मशीन हर जगह उपलब्ध कराई गई थी इन ईच डिवीजन एंड हॉस्पिटल्स में, और डायलिसिस वाज मेड एब्सोल्युटली फ्री कर दी फ्री डायलिसिस वाज बहुत ऑफर्ड बड़ी बात थी टू ऑल द पेशेंट्स। दिस वाज डन आल्सो एट दैट टाइम। तो ये सब कुछ इसमें इनिशिएटिव्स थे जो लिए गए थे टू इम्प्रूव दी हेल्थ केयर फॉर दी पीपल। और एम्बुलेंस के साथ जांचें फ्री हो गई थी। डायग्नोस्टिक्स फ्री होकर दिए गए थे सर, सारी डायग्नोस्टिक्स फ्री कर दी गई थी, एम्बुलेंस जो जाती थी सारे जांचें फ्री थी। और जो नहीं भी था पीजीआई में सर, आपको याद होगा न्यूक्लियर मेडिसिन की चीज नहीं थे, जो साइक्लोट्रॉन होता है, जो रीजन्स बनते हैं, वो नहीं था, वो उस समय लगा। एमबीबीएस की सीट्स दुगनी करने का काम किया, नए मेडिकल कॉलेजेस पे काम किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण था ट्रॉमा सेंटर्स। मोर देन 20 ट्रॉमा सेंटर्स वे सेटअप ऑल ओवर Approved across the जहां लोग एक्सीडेंट हो जाने के बाद लोग जल्दी मेडिकल केयर न मिलने की वजह से लोगों की डेथ तक हो जाती थी। अब ट्रॉमा सेंटर्स नियरली हो गए तो तुरंत पहुंच के उनको इमीडिएट, कई लोगों की जानें बची उससे, इमीडिएट अटेंशन। मैंने उसका लाभ उठा के अपनी विधानसभा में एक अप्रूव कराया था, जो कि अब बन करके तैयार हो गया है। सर, मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा कि हेल्थ सिस्टमिक हेल्थ रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए जिससे होलिस्टिक हेल्थ हम अचीव कर सकें, उसमें आपका मैसेज क्या है, विजन क्या है, विजन इंडिया के तहत मैं पूछता हूं आपसे। हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है हमें, और जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य सुधारों को हमें सामाजिक सुधार के रूप में जन आंदोलन बनाना होगा। जब हम जन आंदोलन बनाएंगे स्वास्थ्य के प्रति, तो हम और इसको बेहतर कर सकेंगे। बीमारी के इलाज से बड़ी बात यह कि लोग बीमार ही ना हो। अगर लोग बीमार होते हैं तो सीधा सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था भी पड़ता है, देश की और समाज की अर्थव्यवस्था भी पड़ता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोग बीमारी ना हो। स्वास्थ्य को शिक्षा से जोड़ करके हेल्थ एजुकेशन को प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह सबको समझना होगा। हमारा खाना पीना, अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई के महत्व को समझना होगा। इससे बहुत सामान्य छोटी बात है कि हाथ धो करके खाना खाएं। छोटी आदत है जो अगर हम नियमित मेडिकल चेकअप कराएं। इसके साथ साथ सरकार को सभी बुनियादी जांचों को मुफ्त उपलब्ध कराना चाहिए, जैसा कभी समाजवादी सरकार में था कि जितनी भी जांचें होती थी सभी की सभी फ्री होती थी, किसी के लिए पैसा नहीं लगता था। सरकार इसके लिए किए गए खर्चों का एक्सपेंडिचर नहीं, जो मैंने पहले कहा, आपने पहले भी कहा, बहुत इसको एक्सपेंडिचर ना माना जाए, इसको इन्वेस्टमेंट माना जाए। क्योंकि स्वस्थ नागरिक अर्थव्यवस्था में हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, और ना तो एक बीमार, कम से कम एक तीमारदार को भी मिले तो, मतलब अगर हम एक बीमार है उसके साथ एक दो लोग और उसके सहकार, तो हमारे बहुत सारे लोगों का उससे जुड़ करके अंततः हमारा ही नुकसान होता है। का नुकसान सर।
तो अब फाइनल मैसेज कोई जो आप देना चाहें सर, जिससे कि हम लोग होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक उसमें विजन को अचीव कर सकें। बहुत सारे क्योंकि सुझाव मेरे से पहले भी दिए गए होंगे और मैं भी कुछ सुझाव, क्योंकि आने वाले समय में कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम किन चीजों पे विषयों काम करेंगे। हाँ, आप करें, क्या आपका विजन है? हेल्थ को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा, और फंड एलोकेशन के लिए कभी किसी को शिकायत नहीं होगी। बड़ी बात। फंड एलोकेशन सफिशिएंट होगा और रियलिस्टिक करने का काम करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर महत्व दिया जाएगा, दिया जाएगा सर। क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा बेहतर है, उसके साथ साथ अगर हमारा बजट की कमी है तो उसको भी बजट के माध्यम से पूरा करने का काम होगा। इधर हम लोग देखते हैं कि लाइसेंसिंग को लेकर के कई इश्यूज उठ रहे हैं, और खासकर से के मध्य प्रदेश से एक इशू उठा था कि जहां पर कोडीन कफ सिरप की वजह से बच्चों की बड़े पैमाने पे जान गई थी, और वही कोडीन यूपी में आकर के बहुत बड़ा इशू बन गया। और जब उसकी परत खुली तो देखा कि बहुत सारे उसमें बड़े लोग और सरकार के लोग शामिल हैं, और न केवल वो अपने उत्तर प्रदेश में भारत के दूसरे हिस्सों में भेज रहे थे वो कोडीन सिरप, बल्कि देश के बाहर भी भेज रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे। तो कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग को चौकन्ना बनाना पड़ेगा। हमारी जो लाइसेंसिंग है वो सहूलियत के साथ साथ, आसान के साथ साथ उसमें चौकन्ना भी रहे कि अगर हम लाइसेंसिंग के लिए काम करें तो किसको लाइसेंस दे रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए लाइसेंस हो रहा है। और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, क्योंकि हमारे साथ अधिकारी हैं तो अधिकारियों के माध्यम से जो हर्डल्स आती है वो नहीं हम लोग आने देंगे। रेगुलेटरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी और ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट होना जरूरी है। ठीक बात सर। डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सूचनाएं जन जन के मोबाइल तक पहुंचाने का काम भी किया जा सकता है, किया जाएगा। क्रिएटिविटी का यूज करके इंटरेस्टिंग तरीके से खेल खेल में इंटरेक्टिव तरीके से स्वस्थ रहने का तरीका सिखाया जाएगा, क्योंकि आज बहुत आसान है चीजों को पहुंचाने में। क्रिएटिविटी का यूज करके, वो मैं बता ही चुका हूं, एआई का सही और सार्थक इस्तेमाल करके हर क्षेत्र की ज्योग्राफी की हेल्थ एनालिसिस हो और पता किया जाए कि वो कौन से लोकल हवा, पानी, मिट्टी, खेती, खाद, पेस्टिसाइड, कूड़े कचरे आदि से जुड़े कौन से मुद्दे हैं जिससे खास तरह की बीमारियां हो रही हैं। और आपको याद होगा कि आपके क्षेत्र में एक हिस्सा था जहां अक्सर एक तरह की ही बीमारी हमेशा पैदा होती थी। ठीक बात। तो अगर हम उस पर नजर रखें कि किस कारण हर वर्ष या 2 साल में, 3 साल में वही बीमारी लौट करके आती है, तो उसको हम कैसे एड्रेस करें, उस पर भी विचार किया जाएगा। टेलीमेडिसिन को हर पंचायत से जोड़ा जा सकता है और जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे स्टार्टअप्स को पूरा समर्थन देना होगा जो मेडिकल सेवाओं की लंबी लाइन से बचाते हो, क्योंकि कई बार हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि आने पर बहुत लंबी लाइनें हैं इलाज के लिए और भी चीजों को लेकर के। तो सस्ती जांच, टेस्ट को संभव करना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह डिजिटल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेडिकल सर्विसेज और डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी और बाकी के लिए होम सर्विस प्रोवाइड करने का भी कोशिश की जा सकती है। हॉस्पिटल टू होम सीधे। यस। डॉक्टरों की एक्सपर्ट सलाह को मोबाइल पर संभव बनाने की कोशिश होगी। सीएसआर फंड्स का अधिकांश हिस्सा हेल्थ सेक्टर को डेडिकेट करना चाहिए। बहुत बड़ी बात सर, क्योंकि बड़े पैमाने पे फंड्स आ सकते हैं, जो हम लोग कोशिश होनी चाहिए। नर्सिंग व पैरामेडिकल के लिए स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ट्रेनिंग बेहतर होगी। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतनी अच्छी सर्विस वो दे पाएंगे। 360 डिग्री अप्रोच अपनानी होगी। डाइट, वेट, हाइट, फिजिकल ग्रोथ और पैरामीटर्स में योगा, एक्सरसाइज, फिटनेस, वेलनेस, डेंटल और मेडिकल हेल्थ व इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल, मेडिकल कंडीशंस, सबको जोड़ना होगा। सबको जोड़ करके काम करना पड़ेगा। और मैं बहुत से हमारे पास सुझाव हैं जो मैं दे सकता हूं। आशा कार्यकर्ताओं का है, उनका कम से कम सम्मानजनक जीवन हो, उनको सम्मान, हाँ, सोशल सिक्योरिटी हो, आपने कहा, और फैमिली प्लानिंग की पॉजिटिव साइड को समझाया जाए। और असली बात ये नहीं है कि बड़े परिवार की नहीं, बल्कि सुखी और स्वस्थ परिवार की होनी चाहिए। और आखिरी में मैं यही कहूंगा कि
हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं, मिशन होना चाहिए। क्या बात, हेल्दी इंडिया मिशन। और स्वच्छता ही स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखती है। स्वच्छता, सफाई, स्वच्छता, हाइजीन, सैनिटेशन। इसलिए मैं एक बार फिर सभी अपने एक्सपर्ट्स का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपकी परमिशन से मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा हाउस से। तो अगर कोई सवाल है जो हमारे पूछना चाहते हैं, आई हैव अ लेडी हियर इन द फ्रंट, प्लीज। अपने आप को आइडेंटिफाई करें और अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, मैं शुभांगी हूँ। मेरी एक ये सवाल है कि जो आप जैसे बोल रहे थे अभी कि एक हेल्दी जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे जो आसपास लोग होते हैं, उसे लेके भी हमारी जो स्वास्थ्य होता है वो सही रहता है मेरी मायने में। तो जैसे हम मेंटली और देखते हैं और फिजिकल हेल्थ को देखते हैं, वैसे ही अगर हम अपनी जो सर्कल होता है, वो जो हेल्दी सर्कल होता है, जब हम परिवार से दूर आते हैं, जैसे हम लोग हो गए गांव छोड़ के शहर आना पड़ता है पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो वो जो सर्कल को कैसे हम एक हमारी मेंटल हेल्थ की जो केयर करने के लिए कैसे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को चुन सकते हैं, या फिर जो नेगेटिव वाइब हमें मिलता है लोगों से, उनसे उनको अवॉइड करके कैसे आगे जा सकते हैं। ये मेरी नहीं, मेरे जैसे हर किसी युवा की यही क्वेश्चन होगी, क्योंकि हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता होगा। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि कई बार बहुत सारे लोगों को काम के लिए, पढ़ाई के लिए या अपने और कारोबार के लिए बहुत नई जगह और दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये बड़ा चैलेंजिंग विषय है जो आपने पूछा है। मुझे भी याद है कि जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ने गया तो जो दोस्त बने तो बड़ा मुश्किल होता था कि जो शुरुआती दौर से हमारे साथ हैं वही आखिरी तक रहे, लेकिन कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। तो अच्छों को मैं अपनाता गया और जो थोड़े से खराब थे उनसे दूरी बनाता रहा। और क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो बहुत, जब आप वक्त गुजारेंगे, समय देंगे, और जब समय देंगे तो उससे चीजों को आपको समझ में आएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन आज के समय पर क्योंकि हम डिजिटली बहुत कनेक्टेड रहते हैं, चाहे हम घर परिवार से हों, दोस्तों से या नई जगह से हों, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना भी निगेटिव पार्ट है वो हम हटाते जाएं, और जितना हम निगेटिव पार्ट हटाते जाएंगे उतना ही हम पॉजिटिव होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। कोई और सवाल पीछे एट द बैक? Hello. Good afternoon, everyone. I myself, Kinsu Kumar Dev, a student of law. So, sir, with respectfully, I would like to question Honorable Member of Parliament, Akhilesh Yadav ji, that would you consider a private member bill making it compulsory for for public representatives, the MPs and MLAs, and government servants and their children, making it compulsory to their children to be treated in the government hospitals, so that it will enhance the accountability and improve the system. Sir, please comment on it. ठीक है, आप लॉ स्टूडेंट हैं और आपने अपने लॉ के हिसाब से ही हम लोगों को भी बांधने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो सवाल आपने पूछा है कि अगर पॉलिटिकल लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आईएएस, आईपीएस और जो भी लोग हैं, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराने लगे तो हॉस्पिटल्स अपने आप बेहतर हो जाएंगे। लॉ प्राइवेट मेंबर बिल लाने की हम लोग, हमारे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राजीव राय जी, मैं उनसे कहूंगा कि इस पे प्राइवेट बिल लेकर आए अगली बार, और हम सब लोग हाउस में रहेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि इधर क्या है कि मेडिकल हेल्थ प्राइवेट में बहुत महंगी होती चली जा रही है, और कई इलाज इतने महंगे हैं कि बहुत गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता है। और मैंने कई बार देखा है कि जो नेताजी ने जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, जो आज हमारे गांव में है, कई बार बहुत सारी जगह इलाज करा करके लोग, संपन्न लोग भी अंतोगत्वा उसी हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अब हम इस सरकारी अस्पताल में रहेंगे तो हमारे परिवार या सदस्य का व्यक्ति का इलाज मिल जाएगा, वो हमारा खर्चा नहीं होगा। तो खर्चे की वजह से भी कई बार
लोगों के घर परिवार भी टूट जाते हैं। तो ये बात हम समझते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर बेहतर हो और उसके लिए यही कोशिश होनी चाहिए कि जो सम्मानित लोग हैं वो भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। थैंक यू। कोई तीसरा कोई और? आप पिछले सेशन में पूछ चुके हैं, जिन लोगों को मौका नहीं मिला वो पहले पूछ लें। नहीं, मैं नहीं पूछा था। हाँ प्लीज। जी, मैं हिमांशु, जय जगन्नाथ अखिलेशी। मेरा सवाल ये है कि जो आजकल का यूथ है उनका पेशेंस लेवल काफी कम होता देखे जा रहा है कि क्योंकि आपको सुसाइड का रेट ज्यादा बढ़ रहा है या लोग डिटेल लॉन्ग वीडियो देखने के बदले रील्स ज्यादा देखते हैं, न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ने से ज्यादा स्टोरी, छोटा छोटा स्टोरी ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है यंग जनरेशन के ऊपर, उनको फैमिली की तरफ से या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से कैसे उनको एक प्रकार हमको सेंसिटाइज करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए? क्या आपके हिसाब से आज ए यंग लीडर इंडिया के जैसे यंग जनरेशन है उनको क्या करना चाहिए, और आपका सुझाव क्या है कि जो लोग हमको मतलब जो ज्यादा पढ़ने से मतलब यूपीएससी या हमारा लेवल में उड़ीसा में जो है वो सब प्रिपरेशन के लिए पेशेंस चाहिए, पर वो लोग थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत स्ट्रेस में हैं आजकल, और हमारे जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल कैसे नापा जा सकता है। और सुसाइडल जो बच्चों के अंदर, खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो कहीं किसी कंपटीशन के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो उसके कारण कई बार सूचनाएं मिलती हैं। आईआईटी में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे आईआईटी में हैं, आपके मेडिकल कॉलेजेस की खबर मिलती है। कोटा से एक समय पर बहुत सारी खबरें आ रही थी, आपने अपने स्टेट की बताई है। तो इधर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता हूं हमारे घर परिवार के लोग और दोस्त, वो लोग के बीच में रहें, अपनी बातें शेयर करें। उनका जो हम पहले भी मैंने कहा कि हमारे पास ओपन स्पेसेस होने चाहिए, आउटडोर हम लोग एक्टिविटीज करें, जो सोशल एक्टिविटीज उसमें शामिल हों, तो शायद वो स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। और अगर हम पहले से जान जाएं कि इस व्यक्ति में कुछ चीजें ऐसी आ रही, तो अगर हम डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट करें, तो मैं समझता हूं उस सुसाइडल जो आपके थॉट्स आते हैं उससे बचाया जा सकता है। ठीक, आई थिंक वी हैव टाइम फॉर वन लास्ट क्वेश्चन हियर, प्लीज। सर, मेरा नाम मान सिंह सेंगर है। सबसे पहले तो मैं सर को साधुवाद देना चाहूंगा कि सरकार में न रहते हुए यूएनएसडीजी के तर्ज पे एक तरीके से आप काम कर रहे हैं पूरे देश में। हॉलिस्टिक हेल्थ पे सरकारें अवेयरनेस नहीं फैला रही हैं जितना आप जो है इस पे काम कर रहे हैं। और आपने जो अवेयरनेस की बात कही सर, कि जनता को पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या न खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। 90% लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनको रहना कैसे चाहिए, खाना कैसे चाहिए। इसकी अवेयरनेस की सबसे बड़ी जरूरत है। और आपने अभी जो बताया कि आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा एक सुझाव होगा कि ग्राम पंचायत और वार्ड लेवल पे जो है हेल्थ वर्कर्स की जो है नियुक्ति होनी चाहिए, जिनका काम ही अवेयरनेस फैलाना। वो रिपोर्ट बनाए अवेयरनेस कितना उन्होंने दिया, और इन चीजों को अगर आप अपने उसमें शामिल करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 5 से 7 साल के अंदर जब लोगों को पता हो जाएगा कि वो क्या न खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, जब उनको हेल्थ अवेयरनेस आ जाएगा, तो 5-7 सालों में स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा बजट जो है, जो लोगों के इलाज में जाता है, वो जाना बंद हो जाएगा, जिसको हम दूसरे डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। वन लास्ट क्वेश्चन। हेलो। नहीं, बहुत धन्यवाद, अच्छा सुझाव दिया आपने। और उस पर काम होना, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में चीजें पहुंचाना। मुझे याद है IMR, MMR के समय पर आशा कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया।
न्यूट्रिशन मिशन में बहुत अच्छा काम किया। जब सरकार का सपोर्ट मिला उन्हें तो डेटा भी अच्छा हमारे पास आया और IMR MMR के डेटा को हम लोग बेहतर कर सके और यूपी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। ये सुझाव अच्छा है कि अगर हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा स्तर पर जागरूक करें और ट्रेंड हमारे आशा वर्कर्स या वर्कर्स रहें, हेल्थ वर्कर्स। आशा वर्कर्स तो सर अपने फैमिली को चलाने के चैलेंज से बाहर नहीं आ पा रहे, इसीलिए उनका बच्चा कैसे पढ़े, उनका पेट कैसे पले, उनका अपने तन को कैसे ढके, वो साड़ी खरीदना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो दूसरों का कहां तक ध्यान दे पाएंगे? सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा इशू है ये। आशा वर्कर्स अपने लिए, अपने फैमिली के लिए चैलेंज को सबसे पहले फेस कर रही है। ठीक है। ये सरकार को कभी आधी अधूरी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। मुझे याद है कि सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्रों को भर्ती किया था और शिक्षा मित्रों को इतने कम मानदेय पर भर्ती किया था कि बाद में उनको अगर किसी ने सम्मानजनक जीवन देने का काम उस समय समाजवादी सरकार ने दिया, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं पर उन पे बहुत काम है और उनका जीवन स्तर इस लायक नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी या परिवार को भी साथ लेकर वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, उनका जीवन स्तर बेहतर कर सकें। तो सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि उनका भी सम्मानजनक जीवन हो। उसके लिए अगर सरकार के पास एक्स्ट्रा बजट या ज्यादा बजट भी देना पड़े तो हेल्थ के लिए कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। Good afternoon, sir. My name is Dr. Abhyuday Suryavanshi. And sir, I would like to thank you for giving a very wonderful session like this and a foundation of development of India. सर, हम डेवलपमेंट इंडिया की बातें सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डेवलप्ड इंडिया होना चाहिए, पर कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और हेल्थ साइंस जो कि बेसिक है। सर, एज कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, सर, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कोई पॉलिसी जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। कोई भी ड्रास्टिक चेंज तब तक नहीं आ सकता जब तक गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट ना करे। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर हम जाते हैं तो 2024 to 25 the budget was approx 99,000 crore. The health expenditure out of total health expenditure, it is around 48%. If we bifurcate it, it is coming around 37,000 crore is spent for National Health Mission, 9,400 crore is spent across Ayushman, और 2,400 crore is spent for pharmacy LIN. तो सर, अगर ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स फ्रॉम 2019 to 24 only 0.8 is changed, which is 42.8 right now. And sir, no drastic change has been seen in medical science out of this much big health expenditure, जो कि पूरी completely utilize भी नहीं हो पा रहा है. If sir, I come from Uttar Pradesh, Mou district. Sir, I've seen my MP going to our district local government medical college and facility for better health changes to be there. और सर, हमारे यूपी में वी सी इंसिडेंसेस लाइक पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल एनाफिलैक्सिस रिएक्शंस, लैक ऑफ ड्रग्स, इवन दे आर नो प्रॉपर। सर, आपने एक बहुत बड़ा मूव लिया सर। आई वाज इन क्लास 10th दैट टाइम इन लखनऊ. 108 ambulance was launched, which was a remarkable mission where you reached, sir, to all the rural areas by 108 ambulance. Sir, what are the policies on in what way at an individual level, at a state level can be done so that we can improve this health science or health commitment? This is my major question, sir. Thank you. मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। इसीलिए अंत में मैंने कहा था अपनी बात को खत्म करते करते ये कहा, जहां एक्सपर्ट ने बहुत से अच्छे विचार दिए हैं, बहुत सी बातें आई हैं, हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं होना चाहिए। हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं, मिशन होना चाहिए। तो जब हम इसको मिशन के रूप में लेंगे तो सभी चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और सरकार के पास बजट की कमी नहीं होती। प्रायोरिटी क्या है, हमें हेल्थ सेक्टर अपना प्रायोरिटी सेक्टर मानना पड़ेगा। और क्योंकि ये अगर हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर मानेंगे तो हमारी इकोनॉमी, हमारा समाज, हमारी तरक्की खुशहाली बड़े पैमाने पर होगी। और उस दिशा में मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, इस सब कार्यक्रम करने का मकसद यही है कि जहां हमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे सुझाव मिल रहे हैं, वहीं जो हमारी अप्रोच जब होगी सरकार बनने पर, जो हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने सुधार किए थे और कितने बेहतर सुधार कर सकते हैं, उस दिशा में काम करेंगे। भारत सरकार की मान लीजिए सबसे
जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वो एम्स है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जानकारी कर रहे थे, हासिल हुई जानकारी कि 30% स्टाफ उसमें नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है 30% उनके पास। अगर एम्स जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के साथ ये हाल है तो सोचिए गवर्नमेंट की और इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या होगा। इसलिए हेल्थ और हेल्थ सेक्टर को हमारा प्रायोरिटी सेक्टर रहे, जिससे कि हम लोगों के, आम लोगों का स्वास्थ्य बेहतर कर सकें। Thank you so much, sir. With your permission, we'd like to close the session. So we announce the closure of the session. Thank you so much. And the Vision India today concludes with the holistic, जो इंडिया का मिशन है, वो मिशन होना चाहिए, सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए। इसके साथ हम आप सबका बहुत धन्यवाद देते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देते हैं, चीफ साहब का, आलोक रंजन जी का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड इसके साथ हम जाएं कि हेल्थ को मिशन के साथ हमें इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच। एंड सर, विद योर परमिशन हम लोग एक मोमेंटो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, प्लीज। Just remember us by, sir, with this, and the next round will be high. Thank you.